Okay, so hello and we're back. We are solving MCQs. We've got sessions going on and this is our 7th session. Total MCQs to be solved are 100, जिसमें से 6 sessions we are done with, and today we are going to have our 7th session. This 7th session comprises of 3 chapters. Initially, if you remember, हमने एक chapter का एक session किया. The previous session was of 2 chapters and now here we have 3. Next session is again 3 chapters, but उसके बाद तो final last session is going to have lot many chapters and there'll be a lot for you to study. Today's session, I'll tell you some very important things of this कि आज का session क्यों important है. First of all, if you see the chapters, foreign companies is one chapter which is also called as companies incorporated outside India. ठीक है, if you like मैम फॉरेन कंपनी करके कोई चैप्टर नहीं है, तुम खाली नाम ही पढ़ रहे हो इंडेक्स से. सो इट्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. दैट इज वन चैप्टर. द सेकेंड चैप्टर दैट वी आर डूइंग टुडे इज मिसलेनियस प्रोविजंस. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स डोंट स्टडी दिस चैप्टर क्योंकि इसका नाम मिसलेनियस है. वन रीजन फॉर विच वी डोंट फील लाइक स्टडिंग इट इज मैम ये तो मिसलेनियस है ना, मतलब उसके नाम में ऐसा लगता है अरे छोड़ना क्या पढ़ना है इसको. But if you've studied this chapter, you will know within this chapter, you've got another 5-6 chapters, जिसका last chapter is miscellaneous. And even that is to be studied. So there's nothing called as ये miscellaneous है ना, इसको छोड़ देते. ये miscellaneous term ही ऐसा है ना CA final student के life में कि ये तो मैं छोड़ के जाऊँगा. I know a professor who used to teach audit. उनका ऐसे फंडा होता था, वो पूरे ऑडिट को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते थे. ठीक है, उनका ए होता था स्टैंडर्ड्स. ठीक है, उनका बी पार्ट होता था कारो, कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल एथिक्स, एंड बाकी पूरे सिलेबस को बोलते थे मिसलेनियस पार्ट सी. इफ यू बिलीव इन दिस कंसेप्ट ऑफ जो मिसलेनियस है वो तो पढ़ने का ही नहीं, तो ऑडिट में तुम पढ़ते क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट गो बाय द नेम जस्ट बिकॉज उसके नाम के आगे मिसलेनियस लगा है तो मैम ये तो मिसलेनियस है ना, इसको कौन पढ़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट because that miscellaneous provisions के chapter में ही you've got registered valuers, removal of names of the company, those important chapters. ये chapter कोई फालतू chapter नहीं है यार, ये बहुत निधि companies, government companies, ये सब काम के chapters हैं. So please remember, ऐसा नहीं है वो miscellaneous है तो वो काम का नहीं है, वो बहुत important chapter है. Rather within that the last part which is called as miscellaneous provision, उसमें भी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. हाफ ऑफ इट इज रिमूव फ्रॉम द सिलेबस. 3 तो सेक्शन बचे हैं उसमें, एंड उसको भी मतलब 3 सेक्शन के लिए कौन चैप्टर छोड़ता है भाई. सो यू हैव टू स्टडी, क्योंकि 447 विच इज पनिशमेंट फॉर फ्रॉड तो तुम पढ़ोगे, 450 डॉर्मेंट कंपनी तो तुम पढ़ोगे, तो मतलब 450 455 डॉर्मेंट कंपनी तो तुम पढ़ोगे, एंड 450 जनरल पनिशमेंट. 3 सेक्शन है उसमें खाली. सो प्लीज यू शुड नॉट स्किप एनी सच चैप्टर एटलीस्ट. इफ यू लाइक मैम आप हर चैप्टर के लिए ऐसे ही बोलते हो, यू शुड नॉट स्किप दिस, you should not skip this. तो what do we skip? मैं वो भी बताती हूँ. Honestly मैं तो वो भी बताती हूँ कि क्या छोड़ के जाओगे तो चल जाएगा, बट ऐसे नहीं बताती मैं. Otherwise what happens is if I tell this and somebody is watching this in the start only, starting में मैं तो MCQs ही देख लेता हूँ पहले, तो उसका क्या होगा ना, as soon as they'll hear that name of that chapter, वो उसको लाइफ में टच ही नहीं करेंगे, वो उसके पेज वेज ही फाड़ देंगे बुक से, बोले ये वाला चैप्टर तो नहीं पढ़ने गए. So not just to not take that risk when you're very close to exam and somebody calls me up saying मैम ये chapters बचे हैं, छोड़ दूँ तो चलेगा क्या, तब I tell them कि कौन सा छोड़ा तो चलेगा. Otherwise my first rule is सब पढ़ के जाओ, क्योंकि if you leave anything in the exam, if there is something out of what you've studied, उसमें से भी कुछ चीज़ difficult आई, तुम उसे attempt नहीं करोगे because your brain will constantly tell you कि ये वो है जो तूने नहीं पढ़ा. Is this okay? ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करें विद आवर सेशन. 3rd चैप्टर इज कंपाउंडिंग ऑफेंसेस. एज आई टोल्ड यू, इसका बेस्ट पार्ट इज इसका नाम में कंपाउंडिंग है, बट सिलेबस से कंपाउंडिंग का सेक्शन डिलीट कर दिया ICI ने. बट ऑन द अदर हैंड ICI कीप्स आस्किंग कंपाउंडिंग इन MCQs, इन क्वेश्चंस, हर जगह पूछते हैं. नाउ क्यों पूछते हैं मैम? आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछते. कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर इन योर सिलेबस थ्रू सेबी, FCRA, PMLA, सब में कंपाउंडिंग होता है. सो यू शुड नो व्हाट इज कंपाउंडिंग. यू कैन नॉट कम अप सेइंग मैम इंस्पेक्शन हमारे एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. इंस्पेक्शन कंपनीज एक्ट में है. हेलो,
कंपनीज एक्ट में इंस्पेक्शन है. सेबी में इंस्पेक्शन आता है, राइट? ऑनेस्टली इफ यू नो, इंस्पेक्शन एक्चुअली इज देयर अंडर एवरी एक्ट. जीएसटी में भी इंस्पेक्शन होता है यार. वो लेबर लॉज होते थे ना बचपन में, पोगा ईपीएफ, उसमें भी इंस्पेक्शन होता था. सो इफ देयर इज एन एक्ट, if there's a code, if there's a law, there has to be inspection के provisions. Okay? Now you can't be saying कि क्योंकि FCRA में inspection मेरे syllabus में नहीं था, तो if you ask me FCRA का inspection कौन करेगा, it is out of syllabus. CA final का syllabus is not your book. It is your knowledge. मैंने आपको ये बहुत बार बोला. सो वो पूछ लेते हैं कभी कभी एफसीआरए में इंस्पेक्शन कौन कराएगा, एंड यू गेट स्टक. अभी ये तो कहीं बुक में था ही नहीं. तुम्हारी बुक में ये पता था इंस्पेक्शन हेड कराता है, जो भी उस एक्ट का हेड होता है. एफसीआरए का हेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, तो वो ही करा. यूज योर कॉमन सेंस देन. वो तो है ना. वो तो आईसीआई ने तुम्हारे शार्पनर में शार्प कर करके तुम्हें इतना शार्प बना दिया है कि अब तो आधा तो हम ठोक के ही चला लेते हैं. यस, सो प्लीज डू नॉट गिव अप ऑन समथिंग सेइंग ये तो मैंने नहीं पढ़ा. अपन सिर्फ पढ़ के जाने वाले लोग हैं ही नहीं ना. अपना सिर्फ पढ़ के काम होगा भी नहीं. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू टुडे, क्योंकि हम फॉरेन कंपनीज आज कर रहे हैं. सो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट टर्न आउट इन योर सीए फाइनल एग्जाम एंड पीपल कम बैक सेइंग मैम ये तो ना इंटर के सिलेबस से या आईपीसीसी के सिलेबस से पूछ लिया. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर देम कि आईसीआई, सीपीटी और आईपीसीसी का सिलेबस सीए फाइनल में पूछता है, मतलब सीए फाइनल का कम पड़ गया, राइट? नो, आई विल टेल यू. वंस इन अ ब्लू मून कभी पूछा है तो एक बार पूछा है. पिछले आई गेस 20 अटेम्प्ट्स में एक बार 8 मार्क का प्योर इंटर का क्वेश्चन था वो. उसके सिवाय नहीं होता है. उसके सिवाय व्हाट हैपेंस, दीज थिंग्स आर देयर इन योर सिलेबस इन सम अदर नेम. आप उसको पढ़ के नहीं जाते ये सोच के छोड़ना है तो इंटर का है. आईसीआई फाइनल में पूछ लेता और तुम अटक जाते हो कि ये तो इंटर का था. एग्जाम्पल, व्हेन यू स्टडी फॉरेन कंपनीज, तुम सब जानते हो प्रोस्पेक्टस के रूल्स इस चैप्टर में है. चाहे व्हेन यू रीड इट यू विल रियलाइज इट इज सेम एज जो इंटर में था. बिकॉज अगर कोई इंडियन कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो जो रूल्स उसको लगते हैं वही रूल्स फॉरेन कंपनी को भी लगते हैं, राइट? डिबेंचर्स भी फॉरेन कंपनी चैप्टर में है, बट सेम एज आईपीसीसी है करके तुम नहीं पढ़ते हो. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच इज सेम एज आईपीसीसी करके तुम यू आर नॉट रीडिंग इट, बट इट इज देयर इन योर सिलेबस. अब जब आईसीआई एग्जाम में प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंटेन्ड इन प्रोस्पेक्टस पूछता है, यू गेट स्टक सेइंग ये तो आईपीसीसी में भी नहीं पढ़ा था मैंने, और ये तो आईपीसीसी का पूछ लिया, फाइनल का पूछा है. आई होप यू आर गेटिंग इट. सो यू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग जो तुम्हें देख के ऐसा लगे ये कौन पढ़ेगा. उस टाइम तो खुद को और अलर्ट करो, बोले ये चीज़ मेरे सिवाय सब सोचेंगे, तो लेट मी फर्स्ट रीड दिस. एटलीस्ट एक बार रीड तो कर ही लो. बाकी यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ बट आई ट्रस्ट यू. यूर ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स यार. तुमने थोड़ा बहुत किसी चीज़ का नॉलेज होगा ना तो उस पर ऐसे लिख सकते हैं अभी, बट नॉलेज नहीं होगा फिर भी हम ऐसे लिख सकते हैं. वो हमारा हिडन टैलेंट है, बट वो नॉनसेंस होगा. थोड़ा नॉलेजेबल लिखोगे ना तो इतना तो कॉमर्स स्टूडेंट को आता है कि वीकेंड ठोको फायर और सामने वाले को समझे भी नहीं. ये हम सबको आता है, और नहीं आता तो मेरे से पूछना कभी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से कैसे लिखते हैं. इफ़ यू रियली वांट टू लर्न दैट, आईसीआई का स्टडी मटेरियल उठाओ और आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट पढ़ो. यू विल रियलाइज एक सेंटेंस को 4 तरीके से कैसे लिखते हैं. वो खुद सिखा रहा है तुम्हें. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. वीव गॉट 14 क्वेश्चंस एंड दे आर गोइंग टू बी फन, बट प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी. ठीक है, ये आज का सेशन इजी नहीं होगा. आज का सेशन मोर ऑफ लर्निंग होगा. बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. इज दिस ओके? जितने आंसर्स आप दे पाए ब्रिलियंट. नहीं दे पा रहे हो, योर कॉन्फिडेंस डज नॉट हैव टू गो डाउन बिकॉज यू वर्क प्रिपेयर्ड फॉर इट. यस, स्टार्ट करें. सो हाउ डू वी स्टार्ट? वी स्टार्ट विद अ स्माइल, क्योंकि जाते जाते कव हमको उल्टा करना है ना अपना. सो ये जो ऐसा वाला कव है वो ऐसा वाला कैसे होगा अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे विद अ स्माइल तो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यू नो देयर वर सम पीपल जो स्टार्टिंग में व्हेन आई यूज्ड टू से ना स्माइल, वो एकदम ऐसा रूड वाला फेस बना के रखते थे ऐसे, नहीं करेंगे स्माइल, नहीं करेंगे.
7वें सेशन में जाके आई सी छोटा सा स्माइल ऑन देयर फेस, क्योंकि उनको समझ आ गया जाते जाते तो वैसे भी चली जानी है। स्टार्टिंग में ही हंस लो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Question 1 for you. Here we are. Videshi Limited, a foreign company, established a principal place of business at Kolkata, West Bengal, which is a very special place these days. और 2 मई तक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह चल रही थी न्यूज़ वालों के हिसाब से ये, ठीक है। बट अदर देन दैट लेट्स कम बैक। Videshi Limited, a foreign company, established a principal place of business at Kolkata, West Bengal, and seeks to deliver various documents to registrar of companies. State the number of days and place where the said company shall deliver such documents. कहाँ and कितने दिन में? Okay, here are your options. A. Within 15 days of establishment of office in India to the central government. B. Within 15 days of establishment of office in India to the registrar having jurisdiction over New Delhi. C. Within 30 days of establishment of office in India to the registrar having jurisdiction over West Bengal. D. Within 30 days from the establishment of office in India to the registrar having jurisdiction over New Delhi. Okay, so I see the answers coming. तुमको आंसर देने का तरीका मालूम है। अपने पास ABCD के 4 पेपर होने चाहिए जो आपको दिखाने हैं। 6 सेशन से आप उनको यूज़ कर रहे हो। सो कृपया जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। ओके, डी 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 डी, सब डी, सबका आंसर डी। ओके, नोबडी गिव्स एनी आंसर अदर देन डी। ए, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आंसर देना किसका ड्यूटी है? तुम्हारा, राइट? ठीक है, तो वो आंसर मुझे दिखे, ये मेरा हेडेक तो नहीं हो सकता ना। So if you write some छोटा सा alphabet and keep it like this, मेरे को कैसे दिखेगा unless you show it to me, है ना? तो it's your test, don't make it mine, ठीक है? तो कृपया करके जैसे सब लोग आंसर दिखा रहे हैं और अब तक तुम दिखाते आए हो, प्लीज कंटिन्यू इट दैट वे। सो योर आंसर, एवरीबडीज आंसर इज डी, सबका डी। अबे यार, यूनिटी स्ट्रेंथ जो तुम बोलो, ऑब्वियसली द आंसर इज डी, बिकॉज फॉर फॉरेन कंपनी सबसे पहले रजिस्ट्रार अंडर द ओल्ड एक्ट ना, पुराने एक्ट में रूल था कि पैसे देने के लिए रजिस्ट्रार इज रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली, ओल्ड एक्ट, एंड फॉर गिविंग फीस इज न्यू दिल्ली, एंड फॉर गिविंग डॉक्यूमेंट्स इट वॉज तुम्हारे एरिया का रजिस्ट्रार। बट दैट साउंडेड वेरी बैड ना, मतलब पैसे के लिए अपने रजिस्ट्रार पे भरोसा नहीं है क्या? पैसा दिल्ली देने जाए और डॉक्यूमेंट्स यहाँ। सो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर फॉरेन कंपनी। सो अंडर द न्यू एक्ट दे मेड अ रूल, रजिस्ट्रार मतलब न्यू दिल्ली का रजिस्ट्रार, एंड फीस भी उसी को दो, डॉक्यूमेंट्स भी उसी को दो, नो टेंशन। चाहे तुम वेस्ट बंगाल में बनाओ, चाहे तुम कहीं भी बनाओ, रजिस्ट्रार मतलब रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली फॉर फॉरेन कंपनी, एंड टू बी गिवन विद इन 30 डेज। सेक्शन 380, ऐसा ना हमारी बुक में एक मस्त चार्ट है, ठीक है? अगर चार्ट अभी तुमको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखेगा। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, ये यहाँ पे अगर तुम देखो, रजिस्ट्रार इज रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली एंड विद इन 30 डेज। इज दिस ओके? या एनीबडी हु जॉइंड फॉर द फर्स्ट टाइम टुडे? तुम्हारे लिए मैं बता दूं, ये जो होती है ये हमारी समरी बुक का स्क्रीनशॉट होता है, ये उसका जूम्ड वर्जन होता है। ओके, ठीक है? फिर लाइक अच्छा, तो दूसरा कहाँ से आता है? इसी का जूम करके वर्जन होता है वो। ओके, वेट, आई कैन सी एनीबडी अनम्यूटेड, बट आवाज आ रही है कुछ। चलो ठीक है, कोई नहीं, डन। कैन वी गो अहेड? सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, पब्लिक को बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं। 66, I mean the next question. Aster Limited, a foreign company with a place of business in India, was established to conduct the business online of data interchange and other digital supply transactions. The said company failed to deliver within the prescribed time period some prescribed documents to ROC in compliance to the Companies Act. State penalty cost on Aster Limited for the cause of its failure. Penalty. One good thing about this chapter is chapter में एक ही सेक्शन में पेनाल्टी है, तो ज़्यादा मगजमारी है नहीं। अब अगर तुमने वो भी नहीं पढ़ी तो यू बेटर बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मैम एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम कितने सेक्शन में पेनाल्टी है उसका नहीं, हमारा प्रॉब्लम है कि पेनाल्टी है।
ठीक है, आफ्टर टेलिंग यू फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस कि ICAI पेनाल्टीज MCQ में पूछता है, अगर तुमने पेनाल्टी नहीं पढ़ी है तो आज के सेशन में 2 आएंगी. Okay, so here are your options. Aster Limited shall be punishable with fine up to 3 lakh plus additional fine up to 50,000 rupees in case of continuing default, continuing offence. B. Aster Limited shall be punishable with fine extending up to 25,000 rupees plus additional fine up to 50,000 rupees in case of continuing offence. C. Aster Limited shall be punishable with fine extending up to 5 lakh rupees plus additional fine up to 50,000 rupees in case of continuing offence. And D. Aster Limited shall be punishable with fine for an amount not less than 1 lakh extending up to 3 lakh plus additional fine 50,000 in case of continuing offence. Okay, I see the answers coming. D, D, D. Everybody answer is coming to D. सब डी, कोई अलग आंसर नहीं देगा, सब डी. ठीक है, अब जब तुम सभी डी बोल रहे हो तो ऑब्वियसली यार इसका आंसर डी है. ठीक है, एंड आई ऑलवेज वाइल एक्सप्लेनिंग टू माई स्टूडेंट्स ना, मैं ये बात हमेशा उनको पता, पूरे एक एग्जाम्पल, आई हैव एन हैबिट, मैं कोई चीज़ एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा लंबा करके पूरा स्टोरी या कुछ पूरा विजुअल एक एक्सपीरियंस इसलिए बताती हूँ सो दैट यू रिमेंबर, उसका वो विजुअलाइज का एक पार्ट भी याद रहा तो तुम्हें याद रह जाएगा कि इनका 50,000 पर डे डिफॉल्ट है. लमसम उनका 1 लाख to 3 लाख है, बट पर डे उनका 50,000 है. इंडियन कंपनीज के लिए तो लमसम भी कभी कभी 5,000 के ऊपर नहीं जा रहा है, एंड इनका 50,000 पर डे. क्यों? क्योंकि तुम फॉरेन कंपनी. यस, ठीक है. सो 50,000 पर डे इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट. सो 392. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है. ठीक है, और पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इज 1 लाख to 3 लाख एंड 50,000 पर डे. यस, ओके, मजा आ रहा है. हाँ, गुड टू नो कि मजा आ रहा है तुमको. Radix Limited is a company registered in Thailand. ठीक है, इस क्वेश्चन से सीखने वाली एक चीज कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है. ठीक है, Radix Limited is a company registered in Thailand. Although it has no place of business established in India, yet it is engaged in online business through remote delivery of healthcare services in India. State the incorrect statement as to the nature of Radix Limited in light of Companies Act 2013. Here are your options. A. It is not a foreign company as it has no place of business established in India. B. It is a foreign company for conducting business through electronic mode. C. It is a foreign company being involved in business activity through telemedicine. Or D. It is a foreign company as it conducts business activity in India. Okay, I want the answers to come up. ओके, चलो आंसर्स दो. जो लोग आंसर्स नहीं दे रहे वो आंसर्स दो. जिनके कैमरा बंद है कैमरा चालू करो. ओके, सो नाउ आई हैव गॉट मोर देन वन आंसर. ठीक है, मैं तो बताती हूँ कि गड़बड़ का स्कोप कहाँ है. रादर व्हेन आई रेड दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो आई ऑल्सो डिडंट नोटिस दिस, क्योंकि यू नो आई बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट इज़ ऑल अबाउट दैट मोमेंट. वो मोमेंट पे तुमसे वो क्वेश्चन का पार्ट स्किप हुआ एंड इट्स ओवर. ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट इज करेक्ट, दे आर एक्चुअली आस्किंग यू व्हाट इज incorrect. Yes, are you getting what I'm saying? It's not about what is the correct option, it's about what is incorrect over here. Okay, and incorrect के point of view से अगर तुम देखोगे ना तो you will understand incorrect खाली first option है, but majority times what will happen is क्योंकि exam में there is a different amount of pressure, there is a different amount of time limit,
एंड तुमको अगला क्वेश्चन भी देखना है, पिछला भी देखना है, यू डोंट नो विच चैप्टर इट इज, सो देयर इज अ डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर. तो तब ये गड़बड़े होती है कि हमने पढ़ा ही नहीं कि इनकरेक्ट पूछ रहे थे. मतलब एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन पूछना यार, नहीं, हमने इनकरेक्ट पूछा. आई होप यू गेटिंग. सो अगर आपसे भी इनकरेक्ट मिस हुआ एक बार के लिए तो यू कुड गो रॉन्ग वे. यस, ओके, मेक सेंस. ठीक है. सो फॉर नाउ it is not a foreign company as it has no place of business established in India is the incorrect option. बाकी तो सब करेक्ट है. Yes, I'll tell you why. अगर तुम इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढने जाते तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में बी आता. मोस्ट अप्रोप्रिएट बी होता. कैसे? यहां पे देखो सेक्शन 2 ओवर हियर मीनिंग ऑफ फॉरेन कंपनी में उन्होंने क्लियरली लिखा है, इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether itself or through electronic mode, and electronic mode has been defined irrespective of whether main server is installed in India or not. यहाँ पे if you understand main server इंडिया में नहीं भी है तो भी it doesn't matter, you are still a foreign company. Yes, okay, these are like वो बहुत ही simple questions जिसमें फिसल जाता है ना, ये वो वाली चीजें ऐसे है कि करेक्ट की बजाय इनकरेक्ट पूछ लेने का. Okay, so now moving ahead. Question number, I guess 3 or 4. Okay, so FAM Company LLC. ठीक है, आराम से पढ़ना, बड़ा क्वेश्चन है. FAM Company LLC, a company incorporated outside India, proposes to establish a place of business in India. The list of directors includes Mr. Arjun, MD, Mr. Ranveer, Director, Ms. Lavina, Secretary of FAM Company LLC. Mr. Malik and Mr. Arbaz, resident in India, are the persons who have been authorized by FAM Company LLC to accept on behalf of the company service of process, notice or other documents required to be served to FAM Company LLC. In relation to company's establishment, you are asked by FAM Company LLC with respect to whose declaration will be required to submit to the registrar by the company for not being convicted or debarred from formation of companies in or outside India. तुम्हें पता है अपना आरओसी को, जो अभी तुमने 30 डेज वाला क्वेश्चन किया ना, पिछला वाला 30 डेज न्यू दिल्ली, तो वो जो चार्ट था, दोज वर द डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड, राइट. उसमें से एक होता है डिक्लेरेशन दैट यू नॉट डीबार्ड. ये डिक्लेरेशन किस किस को देना है? If you remember that point, you will answer this. Okay, here are your options. A. Mr. Arjun, Mr. Ranveer, Miss Lavina, Mr. Malik and Mr. Arbaz. मतलब सब. B. Mr. Arjun, Miss Lavina, Mr. Malik and Mr. Arbaz. मतलब डायरेक्टर को नहीं देना, MD को, सेक्रेटरी को और दोनों people responsible in India. C. Mr. Malik and Mr. Arbaz. मतलब the only people who are responsible in India. And D. Mr. Arjun, Mr. Ranveer, Mr. Malik and Mr. Arbaz. मतलब the director, managing director and people responsible in India, not the CS. So you have to guess इनमें से किस किस का declaration चाहिए. I said you have to guess, मतलब इसलिए guess बोला, अगर पढ़ा है तो तुम्हें पता ही है. और जिस अब तक जो आंसर्स नहीं आए इसका मतलब ये guessing. Okay, I see the answers coming now. C, D, D. Guys, answers please. A, C, D तो आ चुका. Okay, C, yeah, C. Arpit, your answer. Keval, your answer. A. Okay, A, C, D. There's nobody whose answer is B, right? B में तुम्हें बुरा क्या लगा? अच्छा, डायरेक्टर नहीं है. अच्छा, ठीक है. एक और A. So okay, so according to you the answer is either A or C or D, right?
हाँ, किसी का आंसर बी नहीं है ना पक्का? बाद में मत बोला, मेरे को तो पहले ही बी लग रहा था। पक्का? मेरा सम पीपल आर थिंकिंग रख दूंगे, बी बोल दूं क्या? छोड़ना क्या जाता है। सुनो 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 सुनो, इसलिए आई सेड यू नीड टू, मतलब नॉट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और वो इतना प्रॉपरली दैट डेक्लेरेशन बाय सो एंड सो, दिस डेक्लेरेशन इज टू बी गिवन बाय द डायरेक्टर्स एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया। मतलब MD देगा, डायरेक्टर देगा, एंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया देगा। सो अकॉर्डिंगली इफ यू अंडरस्टैंड, इसका आंसर कम्स टू डी। CS को ये डिक्लेरेशन, CS इंडिया में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से डीबार्ड भी है तो उसने वहां पे कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की है। इफ यू नो, ये जो डिक्लेरेशन है इज टू बी गिवन बाय डायरेक्टर्स एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल इन इंडिया। कहाँ लिखा है ये देखो, ये यही सेम चार्ट में यहाँ पे लिखा है दैट declaration that none of the directors or authorized representative in India has ever been convicted, debarred from formation of companies management in India. Yes, CS का नाम कहाँ आता है? If you see over here, list of directors and secretary of the company में CS का नाम आता है, but वो declaration में CS नहीं आता है। Question में CS बस इसीलिए था that if you read CS over here, you will automatically consider the CS here also, अपने आप। ओके, आई रेड दैट इट। समझा क्या तुमको? बाकी सबको समझा? हेलो, तो पता है मैं इसीलिए ना ये रखने का रीज़न ही यही है, सो दैट कल को कोई ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मैम आपने ऐसे आंसर बोल दिया बट मैंने तो कुछ और पढ़ा था। तो आई गिव इट दिस ऑल्सो टू यू कि देख लो भाई ऐसा लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने बोल दिया। ऐसा कोई भी बोले ना कि मैंने बोल दिया इसलिए आंसर ऐसा है, यू आर अ CA फाइनल स्टूडेंट, जब तक तुमको भरोसा ना हो किसी पे मत करो, ठीक है? शुड वी गो अहेड? यस, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स दिस, बी इट फॉर लॉ, बी इट फॉर एनी सब्जेक्ट, आर्ट सब्जेक्ट है। इफ़ यू नॉट वेरी श्योर, किसी ने फ्रेंड ने आपको बोला कि अब इसका बुक पढ़, ये बुक बहुत अच्छा है, मेरे खुद का समरी नोट्स पढ़ बहुत अच्छा है, यू नॉट श्योर अबाउट इट तो मत लो। तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो खुद के हाथ के बने हुए समरी नोट्स भी अच्छे हैं, बट तुम्हें किसी ऑथर पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ना, आधा तो तुम्हारा एग्जाम वैसे ही खत्म हो जाता है। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू विल बी एबल टू मेक इट। सो वट एवर गिव्स यू कॉन्फिडेंस ना, वो वाली चीज़ें करो। मतलब फील लाइक मैम मेरा बेस्ट कॉन्फिडेंस आता है जब मैं बुक नहीं खोलता, रेस्ट करता हूँ। शट अप। नेक्स्ट, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। या ओके, सो हियर वी गो। A foreign company incorporated outside India is involved in digital supply services through electronic mode, the server of which is located outside India. The company follows year ending December as its financial year. Every year, the company is required to prepare balance sheet and P&L. You are required to state the timelines within which such document shall be filed with the registrar considering provisions of Chapter 22 of Companies Act 2013. ये आपके वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? Here are your options. A, within a period of 30 days from close of financial year of the foreign company. B, within a period of 3 months from the close of financial year of foreign company. C, within a period of 60 days from close of financial year, या D, within period of 6 months from the close of financial year. Okay, I can see the answers coming. And I can see unity again forming. Okay, D, 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 D. सबका आंसर D. Unity, strength. Okay, okay, okay. I saw your answers. Okay, I saw your answers. Okay, I saw your answers. The answer is D. 6 months. 30 days वाला रूल है, व्हेन यू बिकम अ फॉरेन कंपनी उसके बाद 30 days में ROC को सारे डॉक्यूमेंट्स देने। ये आपके एनुअल अकाउंट्स हैं जो 6 months में देने फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कहाँ लिखा है? 381 में। यही जो चार्ट था ना, इसके नीचे था अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स शैल बी डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months. यस, ठीक है? ओके, नाउ मूविंग अहेड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो मन्नत Company LLC, a company incorporated outside India, proposes to establish a place of business in India through electronic mode.
Mannat Company LLC issued prospectus to the citizens of India for subscription of Mannat Company's securities. Mannat Company LLC has been into business for more than 2 years since the company received the commencement of business certificate. The prospectus was duly dated and signed but did not contain the particulars relating to enactments under which Mannat Company was incorporated and does not provide with any details relating to any establishment in India. You, as a pursuing chartered accountant, अब तक कैसे आता था? You as a qualified chartered accountant. अब इनको तुम पे आ गया डाउट, ठीक है? तो you as a pursuing chartered accountant are required to examine the validity of the prospectus issued by Mannat Company LLC. Okay? Here are your options. A. Yes, the prospectus issued is valid in law as it is duly dated and signed. B. No, the prospectus issued is invalid in law as it does not contain the particulars relating to enactments under which Mannat Company was incorporated. C. No, the prospectus issued is invalid in law as Mannat Company LLC does not have a place of business only in India. D. No, the prospectus issued is invalid in law as it does not contain the particulars with respect to any establishment of a place of business in India. Okay, I can see the answers coming. B, 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 D, okay, D, B, B, ulta B, B, okay, there's a variety, okay, B, ulta B, very good, ulta, अब तो बहुत सारे उल्टा भी हैं, no tension, okay, so everybody's answers that I see is B and max to max एक D है, yes, ठीक है. अब मेरे को एक बात बताओ ना, ये आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आप तुक्के मार रहे हो कि क्योंकि आपने तुक्के मारने इसलिए आप तुक्के मार रहे हो? सुनो ना, एवरीबॉडी लाइक मैम सबका आंसर भी था. हाँ, तुम सबका आंसर भी था. वापस पढ़ लो ना चारों ऑप्शन, जस्ट इन केस समबडी वांट्स टू चेंज, क्योंकि हमेशा यूनिटी स्ट्रेंथ थोड़ी चलता है. अब आंसर्स बदलने लग गए. Okay, now the whole thing is about most appropriate. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू इसमें ICAI ने इसका आंसर क्या दिया है, देन वील गो एंड रीड द प्रोविजन उसमें क्या लिखा है, एंड देन वील कम बैक थिंकिंग क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, ICAI ने इसका आंसर दिया है डी. ICAI ने इसका आंसर दिया है डी, ठीक है. नाउ लेट्स गो बैक एंड रीड द प्रोनाउंसमेंट कि कहाँ क्या लिखा है. ओके, प्रोविजंस पढ़ लेते हैं. सेक्शन 387 में यहाँ पे दिस इज द मेन बुक. ओके, सो यहाँ पे अगर तुम पढ़ो ना, इट शुड बी डेटेड एंड साइंड एंड कंटेन्स पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग मैटर्स: इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, enactments or provisions by or under which the incorporation was effected, ये होना चाहिए. Address in India where the said instruments can be seen, मतलब can be inspected, date on which and the country in which company would be or was incorporated, and whether the company has established a place of business in India, if so the address of principal office in India. प्रोविजन पढ़ लिया. तो enactments होना भी जरूरी है, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में अगर है या नहीं है तो यू विल हैव टू राइट कि नहीं है. ओके, अगर है तो यू विल हैव टू राइट द एड्रेस. ओके, लेट्स कम बैक. What all is not given in the prospectus? It did not contain the particulars relating to enactments and does not provide with any details relating to establishment in India. Actually, अगर तुम देखो इसके दो आंसर्स करेक्ट, बी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है.
Because no, the prospectus issued is invalid as it does not contain the particulars relating to enactments under which it was incorporated. ये correct है. And D, no, the prospectus issued is invalid in law as it does not contain particulars with respect to establishment of place of business in India. ये भी correct है. So this is one of those questions जिसमें ICAI ने by mistake 2 correct आंसर दिए हैं, तो अब उनको तो एक ही सिलेक्ट करना था. नॉर्मली एग्जाम में ये वाली गलती नहीं होती. अगर हो भी जाती, यू नो इट, आई डोंट नो इफ यू एवर कम अक्रॉस सच थिंग्स कि ICAI ने क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया था. हैव यू एवर कम अक्रॉस? वंस इन अ वाइल होता है, बट इन दैट केस आप चाहे बी लिखते या डी लिखते आपको करेक्ट आंसर मिलता. यू वुड हैव गॉट योर मार्क्स. क्योंकि इफ इट इज ICAI मिस्टेक, आपको शायद नहीं पता होगा, SFM में एक बार ICAI ने रॉन्ग क्वेश्चन टाइपिंग में एरर था, मतलब द फिगर्स वर रॉन्ग. एवरी स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन गॉट फुल 8 मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग इट. क्यों? क्योंकि गलती ICAI की थी. तो अगर ICAI ऐसी कोई गलती करता है तो दे डू टेक केयर ऑफ इट. सो इफ यू लाइक क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया तो तुम्हारे लिए तो लॉटरी है, क्योंकि तुम्हारा आंसर रॉन्ग होने से फर्क नहीं पड़ रहा अभी. यस, सो दैट हैपेंस. यहाँ पे ऐसा वाला था ये क्वेश्चन जिसमें 2 करेक्ट थे. सो वेदर यू राइट बी और डी, बोथ आर करेक्ट. क्योंकि ICAI ने ये आंसर दिया था, सो आई डिडंट वांट टू चेंज द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड गिव यू एन आंसर, जस्ट फॉर योर यू नो एक ऐसा भी पता चल जाए आपको कि ऐसा भी होता है. Is this okay? Yeah, so here we just discussed this. Moving ahead to the next question. Offenses. ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये question. Why? It is not about a chapter or section. It is about mixing 2 chapters and asking you 1 question. ठीक है? So, offenses covered under section 447 shall be cognizable and no person accused of any such offense shall be released on bail. However, on the direction of special court, following person may be released on bail. Here are your options. A, under the age of 16 years. B, women. C, sick or infirm. D, any of the above. Okay, see the answers coming? एकदम instant answer. ऐसा आंसर आया ऐसे. Today the answers have come like wow. सबको पता है इसका आंसर. D, 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 D. सबका आंसर D. मैम इस पे तो मतलब we can put our money also on this. Yeah, you place bets on it. Of course D. Now what happens I'll tell you. जब इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता ना कि हु कैन बी गिवन बेल, उसमें वन थिंग दैट एवरी स्टूडेंट रिमेंबर्स इज वुमेन. क्योंकि वो क्या, वो झटका देगा. जब उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा होता ना तो पीपल आर लाइक हो अनफेयर. उस चक्कर में 16 ईयर्स से कम एंड सेकेंड इन्फॉर्म को हम भूल जाते हैं. ऑल दैट वी रिमेंबर इज वुमेन. वुमेन को बेल मिलता है. सो वाइल राइटिंग डिस्क्रिप्टिव ना एवरी स्टूडेंट हैज रिटन वुमेन बट नॉट रिटन द अदर 2. क्यों? क्योंकि झटका जो देगा वो याद रहेगा ना. सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ये तीनों को बेल मिलता है. नाउ वन मोर थिंग फॉर यू इज, ये यहां भी है कंपनीज एक्ट में और ये PMLA में भी है. बिकॉज एवरी नॉन बेलेबल ऑफेंस इन इंडिया में इन तीनों को बेल मिलता है. यस, एंड इफ एनी वन ऑफ यू, इफ यू अटेंडेड माई क्लास, तो तुमको मैं हर एक चीज़ का लॉजिक बताती हूँ. ठीक है, मैं ये भी बताती हूँ अंडर द एज ऑफ 16 को क्यों मिलता है, सिक इन्फर्म को क्यों मिलता है, और फिर मैं ये भी बताती हूँ कि वुमेन को क्यों मिलता है. ठीक है, सो एवरीबडी हु फील्स मैम कितना अनफेयर है मालूम है आपको ये, तो कभी हम आराम से बात करेंगे एंड आई टेल यू क्यों इन तीनों को बेल मिलता है. ठीक है, सो फिर एवरी फीमेल हु बिकम्स हैप्पी आफ्टर हियरिंग वाओ अरे मेरे को बेल मिलेगा, मतलब तुम्हारा प्लान ऐसा कुछ करने का है पहले. आई गेस बेल इज आफ्टर जेल. तो मतलब तुम बेल मिलेगा इसलिए पहले जेल जान, ऐसा तो कोई प्लान नहीं था ना, है ना. तो इसलिए दिस इज नो लाइक अ पर्क ऑफ बीइंग अ वुमेन. तुमको पता है बेल मिलता है. बेल मतलब क्या जेल जाना पड़ेगा उसके पहले. सो फॉर नाउ कमिंग बैक, लेट्स गो हेड डूइंग द नेक्स्ट. दिस इज 447 मिसलेनियस प्रोविजंस. एक्चुअली अगर तुम देखो मिसलेनियस और कंपाउंडिंग का मिक्स्ड क्वेश्चन था. ठीक है, सो मूविंग अहेड टॉकिंग अबाउट या हर्ष. तो doesn't matter if you're a woman, whether you're a director, whether you were the chairperson, whether you were the one doing the fraud, you will get bail. So just because she's a woman and she's a director as well, she'll be getting bail. Just because she's a woman, she'll be getting bail. फ्रॉड मतलब चलो फ्रॉड तो तुम छोड़ो,
इवन इफ यू आर अंडर अ क्रिमिनल ऑफेंस, मर्डर भी किया होता तो भी बेल मिलता. मतलब ये 3 लोगों को हर ऑफेंस में बेल मिलता है यार. Agreed, but women, being a woman, you are given bail in everything. तो इफ यू सी दैट वे, अगर सिक और इन्फर्म, अगर कोई डायरेक्टर है जो सिक और इन्फर्म है तो उसको भी तो बेल मिलेगा, है ना. तो फिर वो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, एक्चुअली थोड़ा हाईलाइट हो जाता है. बट सिक और इन्फर्म अगर तुम हो, फिर चाहे तुम डायरेक्टर हो, चेयरपर्सन हो, तुमको बेल मिल जाएगा. ऑब्वियसली आई नॉट से अगर तुम अंडर 16 हो और डायरेक्टर हो, वो हो नहीं सकता. हो ही नहीं सकता ना, अंडर 16 वाले के पास डिन नहीं तो डायरेक्टर नहीं, राइट. ओके, आगे बढ़े. ओके, चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Akar Solar Energy Private Limited was allowed the status of dormant company after a certificate to this effect was issued on 1st July 2018 by the Registrar of Companies Delhi and Haryana. Mention the latest date after which registrar is empowered to initiate the process of striking off the name of the company if Akar Solar Energy continues to remain as dormant. Here are your options. After 30th June 2019, after 30th June 2020, after 30th June 2021, and after 30th June 2023. You just don't have to go pick and choose. इसका एक प्रोविजन है जिसके हिसाब से कैलकुलेट होंगे ईयर्स और फिर आंसर आएगा. ओके, फिर यूनिटी स्टार्ट हो गई है हमारी. Everybody is giving me the same answer and some people are deciding their answer by looking at everybody else's answer. Okay, D. Everybody's answer is D. Everybody's. My answer is also D. बोलो. Of course it's D ना, because 5 years होता है, 5 years. Once you become a dormant company, 5 years तक, ठीक है. 5 years के बाद ROC can initiate your striking off का provision. कहाँ लिखा है? Section 455. मिसलेनियस प्रोविजंस, जो डोमेंट कंपनी का रूल है, उसमें ना यहाँ पे लिखा है. अभी तुमको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा. हाउएवर द रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट द प्रोसेस इफ द कंपनी रिमेन्स एज डोमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. इसकी कंपनी 18 में डोमेंट हुई थी, 19, 20, 21, 22, 23. यस. नाउ इफ देयर वाज एनीबडी जिसको पता था 5 साल होता है और उसके बाद भी उसका आंसर कुछ और आया था, मतलब क्वेश्चन तुम्हारे सामने था, 5 साल तुमको पता था और फिर भी अलग आंसर आया, तो ये तुम्हारी उंगलियों का कमाल है कि तुमने मस्त कैलकुलेट किया, ठीक है. सो देन यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैजिक, अदरवाइज दिस इज लॉजिक. ओके, मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Nanny Macrons Private Limited was incorporated on 9th June 2017 for the financial year 17-18. It did not file its financial statements and annual returns. For the time being, the company desires to be treated as inactive company since it does not intend to carry on any business permitted by its memorandum. As to when ROC can issue certificate of status of dormant company to Nanny Macrons on the basis of non-submission of financial statement if the company makes an application to registrar in this respect. ठीक है, I'm sure you all know the provision of this. ठीक है, तो एक बार ना अपने मन में इसका आंसर सोच लो and then I'll give you the options. If you're like मैम ऑप्शन से तो easy हो जाएगा, I know. There's a place where you can slip. वो भी खत्म हो जाएगा ऑप्शन आते. So the question is as to when ROC can issue certificate of status of dormant company to Nanny Macrons on the basis of non-submission of financial statements if the company makes an application to registrar in this respect. If you know the provision, आप आंसर सोच लिया होगा अभी, ठीक है. Here are your options. After non-submission of financial statements for 2 financial years, that is 18-19 and 19-20. B. After non-submission of financial statements for next financial year, that is 18-19. C. After non-submission of financial statements for 3 financial years, that is 18-19, 19-20, 20-21. And D. After non-submission of financial statements for 4 financial years, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. Okay, show me the answers. Okay, so there's A, there's B,
ए और बी दो आंसर्स ही दिख रहे हैं मेरे को. ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टैंड, जैसे ही तुमने ए पढ़ा होगा तुम सबको एक बार के लिए लगा होगा ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इट इज 2 फाइनेंशियल ईयर्स. ठीक है, बट इफ यू रियलाइज ट्रिक पार्ट ऑफ दिस ऑप्शंस वाज कि इस साल में नहीं भरा ऑलरेडी, और कितने टाइम में नहीं भरा तो चलेगा, मतलब नहीं भरा तो वी कैन मेक एन एप्लीकेशन. सो इफ यू अंडरस्टैंड जस्ट 1 more year ना, 1 साल तो हो गया. सो द आंसर इज बी, बिकॉज नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इट, आफ्टर नॉन सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट दिस ईयर तो यू ऑलरेडी नॉट फिल्ड, एक और साल नहीं फिल करोगे तो 2 साल का रूल है ना. 2 years यू डोंट फिल देन यू कैन अप्लाई, तो हो गए 2 साल. जबकि when you've studied 2 years, you read the first option, हाँ नॉन सबमिशन फॉर 2 years ये करेक्ट है, उसमें से 1 साल हो चुका है, सिर्फ जस्ट 1 more year. Yes, so the answer is B. Where is it written? 455. यही डोरमेंट कंपनी के स्टार्टिंग में. इनएक्टिव कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस, not no significant transaction during the last 2 years, or has not filed financial statements during the last 2 financial years. So 1 year was given in the question, 1 year in the answer. Yes, ठीक है, मजा आ रहा है? आ रहा है? तुम्हारे बेसिस से नहीं लग रहा, बट योर आंसर्स आर कमिंग. यस, हाँ हर्ष बोलो. या स्टार्टिंग में ही अप्लाई कर सकते हो. व्हेन यू डोंट हैव एन इंटेंशन ओनली टू डू एनी बिजनेस, तो आप पहले ही अप्लाई कर सकते हो. या सी डोरमेंट का स्टेटस तो आरओसी ही देगा. आप एमओए में नहीं लिख सकते कि हम डोरमेंट होंगे. आप एमओए में अपना ये रखो और स्टार्टिंग में ही आरओसी को अप्लाई कर दो कि वी वांट द स्टेटस ऑफ डोरमेंट, तो आपको डोरमेंट का स्टेटस मिल जाएगा. या आरओसी कैन डिनाई इट एब्सोल्युटली. हाँ नहीं, अगर उसको ऐसा लगेगा कि इट इज फॉर डिफ्रॉडिंग, तुम्हारे डायरेक्टर्स कौन है, तुम्हारे प्रमोटर कौन है, हो सकता है उसको ऐसा लगे कि दिस इज पर्पसली बीइंग डन फॉर डिफ्रॉडिंग पीपल, तो वो डिनाई कर देगा. बिकॉज एक्चुअली डोरमेंट वो है जो स्ट्राइकिंग ऑफ से बच जाएगा. तो डोरमेंट इज नॉट जस्ट वन स्टेटस, इट इज सेविंग यू फ्रॉम स्ट्राइकिंग ऑफ ऑल्सो ना. तो हो सकता है कुछ प्लान्ड हो. ठीक है, नाउ हाँ जी. In memorandum you never write that you are a dormant company. Memorandum is your object clause. Object में कहाँ आप dormant लिखोगे ना, आप अपनी कंपनी के नाम के बाजू में dormant लिखना स्टार्ट कर देते हो फॉर दैट टेम्पररी 5 year space, या अगर कम टाइम के लिए लिया है तो कम टाइम. नहीं, बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज के तो मेमोरेंडम बनेगा ही नहीं. तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज के. आप कुछ भी लिखो उसमें, कुछ भी एंसिलरी बिजनेस लिखो, बट कुछ तो लिखना पड़ेगा. नहीं, बट अगर आपने कभी कोई प्रैक्टिकल लाइफ में कभी कोई एमओए बनाया हो ना, तो एमओए में बिजनेस लिखना तो कंपलसरी, उसके बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी. एमओए के सारे क्लॉजेस के बिना कंपनी इनकॉर्पोरेट तो होगी नहीं. आप कुछ एंसिलरी क्लॉज लिख दो और बाद में उसको ऑल्टर करके उसमें ऐड कर लो, बट बिना बिजनेस का एमओए हो ही नहीं सकता ना. जैसे बिना रजिस्टर्ड ऑफिस की कंपनी नहीं होती, बिना नाम की कंपनी नहीं होती, ऐसे बिना ऑब्जेक्ट क्लॉज की भी कंपनी नहीं होगी, है ना. कुछ एंसिलरी लिख देते हैं, बट लिख देते हैं. ओके नहीं, डोरमेंट नहीं लिख सकते. डोरमेंट आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता ना. डोरमेंट इज अ टेम्पररी फेज. Okay, now moving ahead, talking about the next question. So Mr. Rudra, an employee of the company, filed a complaint against the company for illegal issue and transfer of securities before the special court. State the correct basis for rejection of the said complaint. Okay, here are your options. A, this is a non-cognizable offense, so out of the jurisdiction of special court. B, the court is barred to entertain such complaint as it is out of jurisdiction of special court. मतलब non cognizable है इसलिए out of jurisdiction, या court is barred इसलिए out of jurisdiction. C,
Employee is not a competent person to file a complaint against company for an offense relating to issue and transfer of securities. D. Complaint can be filed by the registrar, shareholder, or a member of the company or a person authorized by CG in respect to the same. अभी इसके लिए ये प्रोविजन पढ़ा होना अत्यंत इंपॉर्टेंट है, इसमें तुक्का नहीं चलेगा. ओके, आई कैन सी द आंसर्स कमिंग. सी, डी. ओके, सी, डी, सी, डी, सिर्फ सी और डी है ना. सी, ओके, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी, सी डी. सबका आंसर सी डी, सी डी, सी डी, सी डी, बराबर है ना. ये सी डी से याद आया, कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन तो तुम्हें पता ही होगा ना क्या होता है. आई लव दो स्माइल्स ऑन योर फेसेस मैम, वो तो मत ही पूछो. पता है ना कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन. एक्चुअली आई कॉल इट सी एंड डी ना, तो इसलिए मेरे को ऐसे याद आया. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट सेशन में तुम्हारे बहुत काम आएगा कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन. इन केस यू आर स्टिल ऑन दैट लेवल कि तुमको नहीं पता कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है, तो अभी भी टाइम है. नेक्स्ट सेशन से पहले यूट्यूब पे कॉर्पोरेटाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब सेक्रा का मेरा रिविजन वीडियो है, फटाक से देख लेना, बहुत काम आएगा. फॉर नाउ कमिंग बैक, सी डी, सी डी, सी डी. आई टेल यू, पहले तो जिसने सी बोला और जिसने डी बोला, आई एम वेरी श्योर तुमने प्रोविजन पढ़ा है, तभी तुम सी या डी में से कुछ बोले, ठीक है. क्योंकि यू नो, to make an application to special court, the application has to come from, normally the application has to come from the registrar or a shareholder or a person authorized by CG. But when it comes to transfer of securities, it can come from these three plus SEBI. जब ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज की बात आती है तो इट कैन कम फ्रॉम दीज थ्री प्लस सेबी. तो डी कैन नॉट बी द आंसर क्योंकि उसमें सेबी नहीं है. नॉर्मल केसेस में ये तीनों ही अप्लाई करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज, ट्रांसफर ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो सेबी भी आ जाता है. सो डी कैन नॉट बी द आंसर इज सी. एम्प्लॉय इज नॉट कंपीटेंट, वो तो पक्का है. क्यों? क्योंकि इट कैन ईदर बी रजिस्ट्रार और शेयर होल्डर और सीजी और सेबी. कहाँ लिखा है? यहाँ देखो 239 में, ये अपन ने ना टेबल है अपनी बुक में, ठीक है. टेबल में ना यहाँ पे लिखा है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड. Court may take cognizance on a complaint in writing by a person authorized by SEBI in addition to ROC, shareholder and CG. मतलब एम्प्लॉय तो नहीं कर सकता. इज दिस ओके? ये अगर ये पर्पस को छोड़ के अदर देन नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज होता तो खाली ये तीन होते, तो डी वुड हैव बीन द आंसर. यस, ठीक है. सी, आई विल टेल यू वन थिंग, इसलिए आई स्टार्टेड विथ सेइंग आई एम हैप्पी. जिसने सी और डी बोला मतलब उसने पढ़ा तो है, बिना पढ़े तुक्का मारते तो वो ज्यादा बुरा होता. ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाय, सबके फेसेस देखो, कोई बात नहीं. अब योर फेसेस डिजर्व टू बी द वे इट वॉज अर्लियर, तो अब तो बनता है. तुम्हारे ऐसे फेसेस देख के ऐसा ही क्वेश्चन बनता है तुम्हारे लिए. सो Mr. A, Mr. B, Mr. C, Mr. D and Mr. E are the directors of Elite Limited. The board of directors of Elite Limited conducted 5 board meetings in the financial year 1920, wherein Mr. A, Mr. C and Mr. D have attended all the board meetings. Mr. B has attended 4 meetings out of 5 meetings, whereas Mr. E failed to attend all the board meetings. Mr. E has not vacated the office of the director of Elite Limited. You are required to choose the correct option as to consequences Mr. E is liable for. First option, Mr. E shall be punishable with minimum fine of 1 lakh, extendable up to rupees 5 lakh. 2. Mr. E shall be punishable with imprisonment up to 1 year, with minimum fine of 25,000, extendable up to 5 lakh. Third point, Mr. E is punishable with trial if special court thinks fit. And fourth, Mr. E is punishable with only imprisonment up to 1 year. Choose the correct options. And here are your options. If you like, मैम ऑप्शन हो गए थे ना, यहाँ ऑप्शन है. A 1 मतलब खाली फाइन. B 1 and 3 मतलब फाइन एंड स्पेशल कोर्ट अगर थिंग्स फिट तो ट्रायल.
सी 2 and 3 मतलब इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन 25,000 से 5 लाख प्लस ट्रायल. डी खाली इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन. तो बेस्ट बात पता क्या है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है. खाली वो स्पेशल कोर्ट के ट्रायल के चक्कर में वो यहाँ पे है, वरना ये चैप्टर 1 में होता. ओके, आई सी द आंसर्स कमिंग. ए डी ए, और कुछ लोग पढ़ते ही जा रहे हैं. ए डी, फाइनली बी सी. ए बी सी डी, ऑल 4 आंसर्स. ऐसे ही खत्म हो जाता आज का सेशन. मज़ा ही नहीं आता ABCD आए बिना. अब आया मज़ा. अभी क्या तुम लोग भी स्माइल कर रहे हो, लाइक मतलब सब करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं. ABCD चारों आंसर्स हैं. इनिशियली आई वॉज वरीड व्हेन आई कुड सी ओनली A and D कमिंग ना, क्योंकि A and D में से दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है. तो मेरे को ऐसा लगा करेक्ट आंसर तो आज आया ही नहीं. फिर पब्लिक का आया B और C. अब चारों भी आ गए और करेक्ट भी आ गया. इनमें से एक तो करेक्ट होना ही है ना. फर्स्ट थिंग, देयर इज एन अमेंडमेंट इन दिस सेक्शन. आई डोंट नो वेदर यू नो दिस. 167 में एक अमेंडमेंट है. डिड यू नो इट? पेनाल्टी चेंज हो गई है, और उस पेनाल्टी में पहले इम्प्रिजनमेंट और फाइन होता था, अब खाली फाइन है. आई टेल यू, तुमने वैसे तो तुम्हें पेनाल्टीज याद ही नहीं है, तो तुम्हें क्या सदमा और क्या झटका और क्या नया क्या देखो, अमेंडमेंट उसको समझ आता है जिसको पुराना पता हो, राइट? अब पेनाल्टी जैसी चीज में हमको पुराना पता ही नहीं तो अमेंडमेंट क्या, तुम बता लो, हमको क्या फर्क पड़ रहा है. वील टेक दिस एज न्यू, दैट इज ऑल्सो न्यू टू अस ओनली. सो 167 की अब तक की पेनाल्टी वॉज इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year एंड और फाइन 1 लाख to 5 लाख और बोथ. जिसमें से इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट जो आया उसने सारे इम्प्रिजनमेंट मेजॉरिटी हटा दिए, फाइन्स कम कर दिए, उसमें इसका इम्प्रिजनमेंट हट गया. अब इसमें खाली फाइन है 1 लाख to 5 लाख. तो एक्चुअली पेनाल्टी इस ऑप्शन 1, मतलब जो 1 2 3 4 है उसमें 1 उसकी एक्चुअल पेनाल्टी है. बट बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड, ही हैड कॉन्ट्रीब्यूट द प्रोविजन एंड ही स्टिल कंटिन्यूज इन द ऑफिस. स्पेशल कोर्ट के पास पावर है कि उसका ट्रायल स्टार्ट कर सके, और वो स्पेशल कोर्ट के पास हमेशा पावर होता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड, इसका आंसर बी. हेलो, खाली वो स्पेशल कोर्ट के ट्रायल के चक्कर में ये यहाँ है, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन इन फर्स्ट चैप्टर ओनली. और स्पेशल कोर्ट के ट्रायल का पावर थोड़ी छीन लोगे तुम. इफ यू हैव डन एन ऑफेंस एंड यू कंटिन्यूड इन द ऑफिस आफ्टर दैट, स्पेशल कोर्ट आप पे ट्रायल तो कर ही सकता है ना. यू वुड फील लाइक ये तो कुछ भी था, ये ही था जिसकी वजह से ये यहाँ था. ओके, कहाँ से आया 167? यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रवेंशन है 167 का, पनिशेबल विथ फाइन 1 लाख to 5 लाख, नो इम्प्रिजनमेंट, दैट इज द अमेंडमेंट. यस, ठीक है. अब इफ एनीबडी इज स्टिल फीलिंग मैम मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा ये आंसर रॉन्ग नहीं जाना चाहिए था, कोई बात नहीं. यू जस्ट लर्न कि ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ऐसी वाली, दे कम जस्ट टू स्पॉइल योर कॉन्फिडेंस, है ना. तो इट्स ओके, क्योंकि ये ना वो चैप्टर्स है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस एंड मिसलेनियस, जिसको हम बहुत ध्यान से दिल पे लेके नहीं पढ़ते, बिकॉज देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स. मैम डायरेक्टर्स क्या समझ में आता है, इट्स क्वाइट प्रैक्टिकल, ये इसमें कुछ समझ नहीं आता तो आई जस्ट रीड इट, दैट इज वेरी विथ स्टक. इसमें भी समझने जैसी चीज़ें हैं यार. इफ़ यू अंडरस्टैंड ना, तो यू विल रिमेंबर सच थिंग्स, ठीक है. और ये चैप्टर्स ही वो होते हैं जिसके बाद स्टूडेंट एग्जाम के बाद आके बोलता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, वो इन चैप्टर्स से क्वेश्चन होता है. यस, ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. या सो पहले ये समझ लो, ये कहाँ लिखा है, ये अपना हो गया ये वाला फाइन. ओके, नाउ the registrar of companies ROC Mumbai has moved an application under section 272 of the Companies Act 2013 to the tribunal for winding up of Yodha Company Limited. The application has been pending before tribunal
the tribunal, considering the best interest of parties to the application, has referred the matter of proceeding pending before it to mediation and conciliation panel formed under section 422 of the Companies Act. You are required to state whether tribunal can refer the proceedings pending before it to mediation and conciliation panel considering the provisions of Companies Act 2013. Okay, now here are your options. A, the tribunal can suo motu refer any matter pertaining to such proceedings to mediation and conciliation panel. B, tribunal cannot suo motu refer any matter pertaining to such proceedings to mediation and conciliation panel as only central government has the authority to do so. C, tribunal cannot suo motu refer any matter pertaining to such proceedings to mediation and conciliation panel without consent of parties to the proceeding before it. Or D, the tribunal can suo motu refer any matter pertaining to such proceedings to the mediation conciliation panel only after obtaining prior approval from CG in this regard. Okay, I see the answers. Oh my god, I can see A, B, C, D चारों इसमें भी. There is A, B, C, D. रिया ये चीटिंग है. ओके, A, C, D. अब कोई B वाला बचा है? किसी का आंसर है B? B वाले बंदे B वाले ने अपना आंसर चेंज कर लिया. मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी उनसे. ओके, सो डन डन डन. अब सीरियस आंसर्स. अभी क्या, इस बार सिर्फ 3 ही करेक्ट आंसर है. A, C और D सिर्फ 3 ही करेक्ट है, खाली B रॉन्ग, बाकी 3 करेक्ट है. वेरी ऐसे ही तुमसे ये पूछे ना व्हाट इज रॉन्ग, तो तुम्हारे आंसर ज़्यादा इजीली हो जाएंगे. व्हाट इज रॉन्ग, एक तो रॉन्ग निकलेगा ही ना. ठीक है. सो गाइस, मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल पढ़ा है? या आई हैव टोल्ड दिस, आई टेल इन ईच ऑफ माई क्लास. ठीक है, कि मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल ICI का फेवरेट क्वेश्चन है. मतलब ये तो MCQs है, उस पर तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछते हैं और सिर्फ इतना लिखते हैं, एक्सप्लेन व्हाट इज मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल. बस. अब क्या होगा ना, जिसने आर्बिट्रेशन चैप्टर नहीं पढ़ा उसको लगेगा आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन है, छोड़ देगा, क्योंकि नाम ही वैसा ना, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन मीडिएशन सब एक जैसे लगते हैं. सो देन पीपल लीव इट. जिसने आर्बिट्रेशन चैप्टर पढ़ा बट इज नॉट वेरी श्योर, वो भी छोड़ देगा. बट ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है. मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल आर्बिट्रेशन चैप्टर में नहीं है, कंपनीज एक्ट में. यस, ठीक है. नाउ इफ यू नो दिस, इसका एकदम सिंपल आंसर था ए. ट्राइब्यूनल के पास पावर है, सुओ मोटो रेफर कर सकता है. सीजी के पास भी पावर है, ट्राइब्यूनल के पास भी पावर है. इट इज नॉट दैट सीजी कैन डू इट, ट्राइब्यूनल कैन डू इट विद अप्रूवल ऑफ सीजी. नो नो, ओनली आफ्टर गिविंग कंसेंट टू. पावर है, पावर. पावर मतलब एक्सरसाइज इट, इट्स योर राइट. ठीक है. आई शो यू वेयर इट इज रिटन. मैम कहाँ लिखा है? आई शो यू कहाँ लिखा है. सेक्शन 442 कंपाउंडिंग ऑफेंसेस, जहाँ पे मीडिएशन कंसिलिएशन पैनल आता है, उसमें यहाँ पे लिखा है, देखो, सुओ मोटो रेफरिंग ऑफ मैटर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्राइब्यूनल और एपेलेट ट्राइब्यूनल बिफोर विच एनी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग में सुओ मोटो रेफर ऑल सच मैटर टू सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एज दे कंसिडर नेसेसरी. लिखा है. अब अगर तुमने पढ़ा नहीं है तो मेरे को नहीं मालूम, बट लिखा है. यस, ओके, समझा. हेलो. अब ऐसे वाले में तो तुमको सदमा ही लगेगा ना कि लिखा था फिर भी मैंने नहीं पढ़ा. देन आई कांट डू एनीथिंग. यस, और स्पेशली अगर तुम्हारे पास ये समरी बुक थी और फिर तुमने नहीं पढ़ा तो ये तो डेंजरस हो गया. ठीक है. अगर कोई और बुक थी, नहीं पढ़ा, तो एक बार तुम ये भी बोल के डाल सकते हो मेरी वाली बुक में नहीं था. यू नो, यू ऑलवेज नीड सम अदर हेड टू ब्लेम. बट अगर यही वाली बुक थी और नहीं पढ़ा तो और तुम में से बहुत सारे लोग, तो मेरे को पता है ना कि तुम्हारे पास बुक है एंड यू वेंट रॉन्ग. दो आई डोंट रिमेंबर, बट ठीक है, कोई बात नहीं. मतलब आई वोंट रिमेंबर दैट यू वेंट रॉन्ग ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. 100 MCQ है यार. इट्स ओके, बट यू हैव टू रिमेंबर. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू फॉरगेट ऑल ऑफ इट तो वेस्ट है. शुड वी गो अहेड? हाँ, पार्थ, यू वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करो. राइट.
मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, ये ना तुम सबके लिए, सबकी नॉलेज के लिए, तुमने May 21 की मॉड्यूल का अगर फर्स्ट प्रीफेस पढ़ा है ना, उसमें क्लियरली लिखा है एनी अमेंडमेंट नोटिफाइड बाय MCA विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। और अगर तुम उस हिसाब से देखो तो मे अटेम्प्ट के लिए 6 महीने पहले के सारे अमेंडमेंट आपके सिलेबस में आने चाहिए, बराबर। तो मे अटेम्प्ट के लिए 6 महीने पहले मतलब नवंबर। MCA ने अमेंडमेंट एक्ट सितंबर में पास किया, तो जो 29 सितंबर को अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ एज पर मॉड्यूल की वो लाइन, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब प्रॉब्लम इसीलिए बताया, आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली टेलिंग एवरीबडी कि अमेंडमेंट्स ना ICAI ने क्लियरली नहीं बताया। उन्होंने बोला जो भी उस मॉड्यूल में है वो तुम्हारे सिलेबस में है, बराबर। और उस मॉड्यूल में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनीथिंग विच इज नोटिफाइड बाय MCA विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तुम अगर प्रोड्यूसर कंपनी का चैप्टर देखो तो वहां पे लिखा है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बराबर। और उसी मॉड्यूल के प्रीफेस में लिखा है अगर नोटिफाई हुआ तो इट विल बी पार्ट ऑफ योर सिलेबस। अब द प्रॉब्लम इज नोटिफाई हो चुका है प्रोड्यूसर कंपनी, MCA ने नोटिफाई कर दिया। ICAI ने इतना बुरा अटका के रखा है ना तुम्हें कि वी डोंट नो व्हाट टू डू। मैं द रीजन, मेरी नई समरी बुक में प्रोड्यूसर कंपनी होने का रीजन ये था कि सितंबर में नोटिफाई हो गया था, और ICAI ने बोला था जो भी नोटिफाई होगा तुम्हारे सिलेबस में है। बट क्योंकि मे बी ICAI इज इनटू समथिंग कि उसने अमेंडमेंट्स ठीक से नोटिफाई नहीं किए, तो ICAI ने ये जो सितंबर के अमेंडमेंट्स थे ये आधे एक्सेप्ट करें आधे नहीं करें, ठीक है। दैट इज द रीजन ये कंफ्यूजन है। इसीलिए मैं पता है कॉन्स्टेंटली बोलते रहती हूँ कि अमेंडमेंट का ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बिकॉज ये कंफ्यूजन वरना चलते रहेगा। बट वन थिंग आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, जब तक मैम हमको अमेंडमेंट ही नहीं पता चलेगा तब तक हम पढ़ेंगे कैसे। इफ यू गोइंग टू डू दिस तो ट्रस्ट मी, आई एम सॉरी टू बी रूड, बट तुम CA फाइनल करने योग्य तो नहीं रहे। बिकॉज इफ योर स्टडीज डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, ये होएगा उसके बाद में पढ़ेगा, ऐसे नहीं होता बाबा। अमेंडमेंट मेरे को बाद में पता चल जाएंगे, आज पता चले तो देखो, आई टोल्ड यू अमेंडमेंट समझने के लिए पुराना पता होना पहले जरूरी है। तो एक बार पढ़ के खत्म कर दो। सबको बोल रही हूँ मैं ये बात, ये किसी एक जन के लिए नहीं है, ये मैं तुम सबको बोल रही हूँ। पढ़ा हुआ पहले जब परफेक्ट हो जाए, ऐसा होना चाहिए कि व्हेन आई रीड द अमेंडमेंट आई शुड नो ये कहाँ चेंज हुआ। अगर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है तो तुमने क्या पढ़ा है। सो दैट अमेंडमेंट वीडियो आई मेक एंड आई शेयर विद ऑल ऑफ यू, स्पेशली MCQ के सेशन के लिए जिन दिन रजिस्टर किया उनका अलग से मैंने वो बनाया है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, जिसपे मैं तुम्हें भेजती हूँ ना लिंक, ठीक है। तो उस पर आई शेयर, बट टिल देन ऐसा मत करना कि फिर हम पढ़ ही नहीं रहे, बिकॉज ये सेशंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो बनेगा, मतलब उसका PPT बन गया, उसका वीडियो बनेगा खाली, ओके। तो तब आई टेल यू द अमेंडमेंट्स। बट ये अमेंडमेंट के लिए ना मैं हर बार हर स्टूडेंट को बोलती हूँ, बिकॉज आई जस्ट वांट टू स्केयर यू। बट तुम भी जो मॉड्यूल 2021 का मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, प्लीज जाके उसका प्रीफेस भी पढ़ो यार। ICAI ने बहुत बुरा फंसा रखा है। नवंबर स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि वो एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। बट मेरे स्टूडेंट्स के लिए अभी तक वो ठीक से बोल नहीं रहे, इसलिए तुम बचे हुए। इज दिस ओके? वील टॉक अबाउट दिस, इसका अलग से अपन डिस्कशन करेंगे, डोंट यू वरी, ओके। तुम MCA की वेबसाइट पे भी जाओगे तो चेंज हो चुकी है ये चीज़ें, क्योंकि ये सितंबर 20 में चेंज हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ, कोविड की वजह से ना सारी पेनल्टीज कम की गई, तो उसमें इम्प्रिजमेंट भी हटा दिए बहुत सारे, बिकॉज कोरोना चल रहा था ना यार 1 साल, तो उसमें उन्होंने पेनल्टीज कम करी, सारे अमेंडमेंट मेजॉरिटी पेनल्टी कम करने के, और कुछ नहीं है। और ICAI की फेवरेट पेनल्टीज हैं, इसलिए ना खाली वो है कि मतलब ICAI ठीक से बोल नहीं रहा, हम बता दें और ICAI फिर पुराना माने तो हम क्या करें। इसलिए बस वेट कर रहे हैं कि ICAI थोड़ा पहले एग्जाम की डेट दे दे, तब तक तो बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ वाले लोग हैं, द पीपल हुम वी नो, उनसे वी बीन कॉन्स्टेंटली टॉकिंग कि डबल चीज़ लिखने का क्या मतलब है। एक तरफ लिख रहे हो अमेंडमेंट्स नोटिफाई होंगे तो सिलेबस में आएंगे, और फिर लिख रहे हो जो मॉड्यूल में है वही सिलेबस में है, और मॉड्यूल में ही लिख दिया अमेंडमेंट्स आएंगे। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, उसका जो भी सोल्यूशन होगा आई विल कम अप विद इट। ये दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम खाली पढ़ाई करो। या मैम रॉन्ग पढ़ रहे हैं तो अमेंडमेंट ऐसा नहीं होता। इफ़ यू नो अमेंडमेंट से ना लोग जो बहुत डरते हैं, मैम अमेंडमेंट आएगा। DT में जब अमेंडमेंट आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं बन जाता। बन जाता है क्या? आज से बिजनेस एंड प्रोफेशन को कैपिटल गेन बोलेंगे, नहीं होता ना। अमेंडमेंट मतलब बेस आता है तो अमेंडमेंट सीख सकते हो, तो जिंदगी भर आएगा अमेंडमेंट, तो वील हैव टू लर्न देम, राइट। इसीलिए जस्ट रिलैक्स, अमेंडमेंट आएगा, आई टेल यू, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ओके। रियल कंपनी लिमिटेड
incorporated under Companies Act 2013 has made political contribution amounting to 1 lakh to a political party registered under 29A of the Representation of People's Act 1951. Statutory auditor of the company, while reviewing the area of donations made to political party, came across a transaction and found that no proper board resolution authorizing the donation was made. Accordingly, directors of the company will face punishment of imprisonment up to 6 months and with fine up to 5 times of the amount of contribution so made. You are required to examine that under which of the following category of the offence conducted by directors will fall considering the provisions of Companies Act 2013. One good part about this is इसमें तुमसे 182 की पेनल्टी नहीं पूछी. अगर पूछी होती शायद तुम फिर फंस जाते. ठीक है, द गुड पार्ट इज उसकी पेनल्टी लिख दी है. नाउ योर ओनली क्वेश्चन इज you are required to examine under which of the following categories the offence conducted by director will fall. Okay, here are your categories. जबकि compounding syllabus से हट चुका है, उसके बाद ये categories हैं तुम्हारी. A. Compoundable offence. B. Non-compoundable offence. C. Compoundable and cognizable offence. या D. Non-compoundable and non-cognizable offence. This is the last question for the day. Okay, the answers are coming. पब्लिक आंसर दिखा के फिर कुछ चेक भी करती है. मैं क्या दिखा रही हूँ? डी डी बी डी ओके डी डी बी डी बी डी के सिवाय कोई और? प्रियांशु आई कांट सी योर आंसर. सी ओके C, D, okay. Mugdha, I saw your answer. Okay. तो A छोड़ के सारे आंसर्स हैं, राइट? A को छोड़ के सब राइट? कंपाउंडिंग कंपनीज एक्ट के सिलेबस से गया है, सेबी में अब भी है, FCRA में अब भी है, एंड BU फ्रॉम ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स सेबी तो सबको है. तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंडेबल क्या होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है. ठीक है, फॉर योर नॉलेज दिस क्वेश्चन का आंसर इज डी, नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. सोचो कैसे. I'll tell you कैसे. हाँ, okay. And non-cognizable? Non-cognizable मतलब बेलेबल होता है. सुनो क्वेश्चन सुनो. नॉन कॉग्निजेबल हमेशा अवेलेबल होता है. नॉन कॉग्निजेबल का मतलब अवेलेबल होता है, ये क्वेश्चन है. आई एम आस्किंग दिस टू ऑल ऑफ यू. ये क्वेश्चन आप सबके लिए है. यू ऑल नो नॉन कॉग्निजेबल इज अवेलेबल. एवरीबडी नोज दिस, क्योंकि रटा हुआ है नॉन कॉग्निजेबल अवेलेबल होता है. मैं आपसे नॉन कॉग्निजेबल का मीनिंग पूछ रही हूँ. राइट, बट व्हाट इज नॉन कॉग्निजेबल? बस नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है करेक्ट. ओके, ओके, बस देखो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का इकलौता मतलब है अरेस्ट वारंट एंड विदाउट अरेस्ट वारंट. ठीक है, अब लेट मी टेल यू दिस अ वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर. ये मैं सबको मतलब अपने सारे स्टूडेंट्स को बताती हूँ. ये चीज़ हमेशा याद रखो, कॉग्निजेबल हमेशा नॉन बेलेबल होता है एंड नॉन कॉग्निजेबल हमेशा बेलेबल होता है. ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं, इसका मीनिंग नहीं है, ये उसका टाइप है. ठीक है, कॉग्निजेबल अलग वर्ड है, नॉन बेलेबल अलग वर्ड है. ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पहले तो मीनिंग आई टेल यू ऑफ बोथ.
कॉग्निजेबल वो होता है जिसमें बिना अरेस्ट वारंट आपको उठा के ले जाएंगे, विदाउट अरेस्ट वारंट, एंड आपको बेल भी नहीं मिलेगी. सो ये जो एक चीज पता है, अपने को पता होती है कि अगर पुलिस आई तो सबसे पहले पूछने का अरेस्ट वारंट दिखाओ. पहले ना अपना ऑफेंस देखने का, बाद में पूछने का, वरना पुलिस और बहुत कुछ दिखाएगी अरेस्ट वारंट छोड़ के. ठीक है, वाई? बिकॉज कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स जिसमें विदाउट अरेस्ट वारंट आपको अरेस्ट किया जाता है. पहले इज दिस ओके? एंड इट इज ऑल्सो नॉन बेलेबल. नॉन बेलेबल का मतलब होता है जिसमें आपको नॉर्मली बेल नहीं मिलती. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस. नॉन बेलेबल का मतलब होता है बेल मिलता ही नहीं है. नहीं, बेल मिलता है. सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर तुमने प्रोसेस पढ़ा हो. नॉर्मली बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे मिलता है? यू गो टू द कोर्ट, यू अप्लाई फॉर बेल, आप उनको वो गारंटी एंड बैंक गारंटी एंड श्योरिटी एज अ पर्सन एंड अ बैंक गारंटी, दोनों जो वो डिमांड करते हैं उतना दे दो, उसके बाद दे विल गिव यू द बेल. ठीक है, ये तो नॉर्मल बेल का प्रोसेस है. और नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब आप बेल के लिए अप्लाई करते हो तो द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल, जो कि बेलेबल ऑफेंस में कोई अपोज नहीं करता. तुमने बेल के लिए अप्लाई किया, बेल मिल जाता है. पर नॉन बेलेबल ऑफेंस में तुम्हारी बेल अपोज भी होती है, और जब बेल अपोज होती है उसके बाद भी मोस्टली तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कन्विंस कर लेता है कोर्ट को कि इस इंसान को बाहर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करेगा या कुछ ऐसा करेगा. तो अगर उसने कन्विंस कर लिया तो आपको बेल नहीं मिल पाएगी. अदरवाइज अगर वो कन्विंस नहीं कर पाया तो शायद आपको बेल मिल जाएगी. उसको नॉन बेलेबल बोलते हैं बिकॉज 99% आपको बेल मिलता नहीं उसमें. ठीक है, ईजी बेल नहीं है अनलेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज अपोज्ड. सो नॉन बेलेबल का मतलब कॉग्निजेबल, एंड कॉग्निजेबल का ऐसा नहीं. नॉन बेलेबल में योर पब्लिक प्रोसिक्यूटर गेट्स टू अपोज द बेल. ओवर हियर नॉन कॉग्निजेबल मतलब बिना अरेस्ट वारंट आपको कभी अरेस्ट नहीं कर सकते, एंड प्लस कोर्ट जाओ आराम से बेल भी मिलेगा. इज दिस ओके? पहले आपको मीनिंग समझा सबको? ठीक है, आई होप यू न्यू इट. इफ यू डिडंट नो इट, कॉन्ग्रेचुलेशन. नाउ आई टेल यू द मेमोरी टेक्निक, इसको याद रखने का तरीका. पहले ना ये बात याद रखो कि दिस इज द वर्ड. ओके, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एक सेंटेंस होता है, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल एक सेंटेंस होता है. ठीक है, पहले ये कंसेप्ट याद रखो कि नॉन एक जगह ही लगता है. सो इफ इट इज नॉन बेलेबल इट हैज टू बी कॉग्निजेबल. इफ इट इज नॉन कॉग्निजेबल इट हैज टू बी. नॉन एक ही वर्ड में लगेगा. पहले ये समझा? ठीक है, एंड व्हाट डू यू थिंक इज इजियर टू रिमेंबर? बेलेबल का मीनिंग याद रखना इजी है या कॉग्निजेबल का? ऑब्वियसली बेलेबल का. ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, सॉरी, जिस ऑफेंस में बेल नहीं मिलता वो ज्यादा सीरियस है या जिसमें मिल जाता है वो ज्यादा सीरियस है? जिसमें नहीं मिलता इज मोर सीरियस. तो उसमें हम अरेस्ट वारंट का वेट नहीं करते, उठा के ले जाते. तो नॉन बेलेबल में अरेस्ट वारंट का वेट नहीं करते. सो ऑटोमेटिकली यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वर्ड का मीनिंग. कॉग्निजेबल का मीनिंग याद मत रखो. ये याद रखो, नॉन बेलेबल में अरेस्ट वारंट का वेट नहीं होता. नॉन बेलेबल के साथ कॉग्निजेबल वर्ड ही लगता है, तो यू विल ऑटोमेटिकली रिमेंबर द मीनिंग ऑफ इट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सिमिलरली अगर बेलेबल है तो वो साथ में नॉन लगेगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा. बट बेलेबल इतना सीरियस नहीं है, उसमें बेल मिलता है तो उसमें अरेस्ट वारंट भी चाहिए पहले. नॉन बेलेबल क्या है? वो ऐसे हैं जिसमें यू कैन नॉट वेट, बंदा भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, एब्सकॉन्डिंग हो जाएगा, तो अरेस्ट वारंट का वेट नहीं होता, सीधा ले जाते हैं. यस, मनी लॉन्ड्रिंग के सारे ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होते हैं. नो अरेस्ट वारंट, सीधा टेकन अवे. मनी लॉन्ड्रिंग वाले जल्दी छोड़ते नहीं है ना, इसलिए. इज दिस ओके? ठीक है, सो ऑब्वियसली नॉन कंपाउंडेबल, और कंपाउंडेबल का मीनिंग तो ये रहा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ. लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन. सो हियर यू सी द कंपाउंडेबल का मीनिंग. पेनाल्टीज, इफ यू सी ओवर हियर, अगर 5 टाइप की पेनाल्टी होती है पहले तो. ठीक है, पहले आई यूज टू हैव दिस इन माई बुक जब कंपाउंडिंग हमारे ऑफेंसेस में था. ठीक है, मतलब जब अपने कंपनीज एक्ट के सिलेबस में था. फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट और फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन या इम्प्रिजनमेंट ओनली. 5 ही टाइप के ऑफेंस होते हैं. यहाँ पे ये तीनों कंपाउंडेबल हैं. क्यों? फाइन में यू कैन से मर्ज करके कोई एक लमसम फाइन दे दो. इम्प्रिजनमेंट और फाइन में यू कैन रिक्वेस्ट देम कि खाली फाइन देना, इम्प्रिजनमेंट मत देना. एंड इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ में भी यू कैन से कि प्लीज इम्प्रिजनमेंट मत देना, फाइन देना, बिकॉज उसमें रेपुटेशन कम लॉस होती है. बट इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन में तो भगवान की कृपा से तुझे सब मिला, अब तू क्या मांगेगा? एंड है ना. ठीक है, एंड इम्प्रिजनमेंट ओनली में तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता. सो ये दोनों नॉन कंपाउंडेबल. इन आर केस इफ यू सी,
when you have done 182 political party का offense तो imprisonment and fine है, and fine is always non-compound. हेलो, आज का सेशन अब तक का सबसे लंबा सेशन था. यस, हाँ बोलो हर्ष. नहीं, आफ्टर कन्विक्टेड ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर बेल, बट अक्यूज को भी बेल मिलती है और ये कन्विक्टेड को भी बेल मिलती है. पीपल कम आउट ऑन बेल ना. राइट, बट एक बार आपको अगर कन्विक्ट भी हो गए, यू कैन स्टिल कम आउट ऑन बेल. उतने टाइम का इम्प्रिजनमेंट आपको वापस जाके काटना पड़ेगा अंदर. राइट, मतलब आप वेकेशन पे थे, उतना जेल तुम्हारा बाकी है. ठीक है. ओके, सो नाउ एवरीबडी, दिस वाज आवर टुडेज सेशन. दिस शोज आवर लास्ट स्लाइड, जो तुम्हें पता ही है. ये अपनी समरी बुक है जहाँ के स्क्रीनशॉट आते हैं. ये अपनी प्रैक्टिस मैनुअल है जिसमें से आउट ऑफ कितना 350 MCQs हम 100 MCQs यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. बाकी सब कुछ तो बुक में है ही. नाउ बाकी एज आई टोल्ड यू, जो ऑर्डर्स आए हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन शिप होते हैं. तो जो कल और सैटरडे में आए हैं वो आज शिप होंगे. आज भी जो आएंगे 6 बजे, 6 तो बज गए, 6:30 से पहले जो आएंगे वो आज शिप होंगे. बाकी दैट वे ओनली. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशन आपके पास शेड्यूल्स हैं, यू नो हाउ मच टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी. सो देयर इज अ लॉट फॉर यू टू स्टडी. आई थिंक 3 है, सेबी, सेक्रा, फेमा, राइट. So you have to study 3 big chapters. I'll see you in the next session. And till then, take care. Stay safe. Stay home. Take care if you're going out also. Like we are coming out. So just take care. Okay? And keep preparing, all of you. I'm telling all of you. पढ़ते रहना, पढ़ाई नहीं छोड़ना. ये सब्जेक्ट से पकड़ा वो पढ़ो, उससे पकड़ा वो पढ़ो, बट पढ़ते रहो. Okay? So I'll see you in the next session. Till then, all of you, please take care. And I always love to see you. तो आई एम वेरी क्यूरियस. 2 और सेशन है जिसमें आई गेट टू सी यू. सो होप टू सी यू सून. टेक केयर, स्टडी वेल. ओके, बाय बाय.